अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, इस वक्त जो अपोजिशन गिला करती नज़र आ रही है और हुकूमत दावेदार है कि वो बहुत कोशिश कर रही है शफाफियत लाने की इंतखाबात में, और एक तजर्बा भी किया गया है जहाँ पर सदर पाकिस्तान को भी उसका एक डेमो दिया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी डेमो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और फवाद चौधरी साहब अब दावेदार हैं और बहुत सारे और वफाकी वज़रा और हुकूमत के लोग कि अगले इलेक्शन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कराए जा सकते हैं और इससे शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि ऐसे इंतखाबात मुयस्सर आ सकेंगे मुल्क में जिनके नताइज सब तस्लीम करेंगे। नताइज तो तस्लीम करना दूर की बात है, अब तक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई तस्लीम नहीं किया जा रहा। और क्या ये हुकूमत सिर्फ अपने तौर पर करेगी या इसका डेमो अपोजिशन के रहनुमाओं को भी मिलना चाहिए था, उनको इस सारे मामले में ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और सबके कंसेंसस से एक इंतखाब हो, तो फिर उसमें हम कह सकते हैं कि शफाफियत भी है और लोग नताइज तस्लीम भी करें। अदरवाइज़ जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी इंतखाबात हुए उनके नताइज चोरी होने का इल्ज़ाम लगता रहा, जो अपोजिशन में रहा उसने हुकूमत पर तनकीद की और यही कहा कि ये धांधली के ज़रिए बनाई गई हुकूमत है। अब एक नया तरीका, एक नया तजर्बा है। नून लीग ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि बंद कमरे में हुई इस टेस्टिंग को हम मुस्तरद करते हैं। अब देखना यह है कि आया ये पूरा ज़ोर लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी तरफ जाएगी, अपोजिशन को एतमाद में लेगी साथ लेकर, और फिर हम क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा शफाफ इलेक्शन देख सकेंगे जिसके नताइज सब तस्लीम करें या नहीं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ कुछ और दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो वापस आएंगे, वो सियासी पनाह लेंगे, वो कहाँ जाएंगे, किस और मुल्क जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर बात ओवर द वीकेंड भी चलती रही है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। साथ साथ एक और अहम मामला जो है वो ओन चौधरी के इस्तीफ़े का है पंजाब में, और बड़ा खुलकर उन्होंने बातें की और उनका ताल्लुक भी तरीन ग्रुप से है। जहांगीर तरीन साहब के जो साथी हैं वो मुस्ताफ़ी होने या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर ये भी इतलात हैं कि बहुत कोशिशें की जा रही हैं और काबीना से बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं कि मामलात को बेहतरी की तरफ लाया जाए और जो इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रही है, वैसी सूरत हाल ना हो, क्योंकि उससे नुकसान इस मौजूदा हुकूमत और पार्टी को भी होगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो दो अहम शख्सियात, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बात है, और उस पर बिलावल साहब का ये कहना कि बलूचिस्तान का अगला वज़ीर आला एक जियाला होगा, यानी कि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। अब ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है बलूचिस्तान में भी। और इससे पहले जरदारी साहब ने यहाँ पर आकर चौधरी परवेज़ इलाही से एक मुलाकात की थी और वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी, मैं चाहूँगा इस पर भी अपने मेहमानों की हम राय लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और ब्यूरो चीफ़ एक्सप्रेस न्यूज़ हैं। मोहसिन बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप कि एक हुक्मरान जमात है, वही मशीन बनाती है, वही टेस्टिंग करती है, वज़ीर आज़म साहब एतमाद का इजहार करते हैं, सदर पाकिस्तान भी खुश हो जाते हैं, लेकिन ना अपोजिशन का कोई बंदा है, ना उनको एतमाद में लिया, ना उनको टेस्टिंग कराई, ना डेमोन्स्ट्रेशन दी। ये किस हद तक बात ऐसे हो सकती है कि आप अपने तय फैसले लें और सिर्फ आप ये समझें कि इसके नताइज सबको काबिल कबूल होंगे, जबकि बाकी जमातों का उस पर एतमाद ही नहीं है? बहुत शुक्रिया असलान। बेसिकली एतमाद तो लेना बहुत ज़रूरी है और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो मैं समझता हूँ अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन जब आप उसमें शकूक और शबात ले आते हैं और बताया ये लगता है कि शायद आपने कोई ऐसा प्लान किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स को एक ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर इन वोटिंग मशीन ऑर्डिनेंस के जरिए ये लॉ में जो चेंज लाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है कि आपको कौमी असम्बली से इत्तेफाक राय से इसको आपने पास करवाना है। इंतखाबी इस्लाहत बहुत अरसे से पेंडिंग, और जो ये वोटिंग मशीन का इन्होंने जिक्र किया, मुझे नहीं पता कि वो मशीन्स कहाँ से बनी है और उसमें क्या सिस्टम है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली इसके ऊपर जमा कराई है, उसको भी अभी तक डिबेट में नहीं लाया गया, और जो ऑर्डिनेंस के जरिए इसको लागू करने की कोशिश की है उसके तहत ये इंतखाबात इस तरीके से
सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उनकी रिजर्वेशंस अपोजिशन के साथ उनकी भी हैं। तो देखना यह है कि आया इसमें गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है इसको इम्पार्शियल करे, यानी कि किसी का एतराज ना हो, और ये कितना शफाफ तरीकाकार होगा जिसमें अपोजिशन जो है वो कोई खदशात ना हो। इन बज़ाहिर ये लगता है क्योंकि इतना फोर्स किया जा रहा है इसके ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट अपने ताई ये सारा सिस्टम लागू करे और अपोजिशन और कमीशन को बाहर रखे। तो मैं ये समझता हूँ मुमकिन नहीं होगा। इन सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, आपको उनको शामिल करके उनकी राय लेके उनको इत्तेफाक राय से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ होना चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करना भी हुकूमत ही का काम है। बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर इत्तेफाक राय हो तो फिर बात है। आमिर इलियास राना साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इस पर काम करती है। फवाद चौधरी साहब ने आगाज़ किया था जब वो वहाँ उस वजारत में थे। अपने नहीं वो मशीन बना लेते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी मुतमईन हो जाते हैं, सदर पाकिस्तान भी मुतमईन हो जाते हैं। अपोजिशन तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। ये क्या अप्रोच क्या है? और अगर कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत आती है, तो अमेरिका के जो इलेक्शन थे हालिया, हमने देखा कि उन पर कितने एतराज़ात उठे थे और उस पर भी एतराज़ात रहते हैं। और कई ममालिक जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है लेकिन इलेक्शन में शफाफियत है, तो आया ये भी एक डिबेटेबल मामला है कि क्या चीज़ से बेहतरी लाई जा सकती? अरसलान, देखें कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ कह रही है और जो मुबशरीन कह रहे हैं, जो साफ़ी कह रहे हैं, जो सियासतदान कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है, इन सब को छोड़ के मैं RTS पे पहले आऊँगा। बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और जो अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगने के सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे। इन्होंने पिछले इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तमाम टेलीविजन के ब्यूरो चीफ को बुलाया, एक ब्रीफिंग दी और RTS का बताया, और ये बड़ा अच्छा आइडिया था। और हम सब जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने कहा कि बेहतरीन काम है, अगर आप रिजल्ट इस तरह देंगे तो आप एक लिंक हमें दे दीजिए ताकि हमारे रिपोर्टर्स इलेक्शन कमीशन में बैठने की बजाय आप जो स्क्रीन पे लाएंगे इलेक्शन कमीशन की, वो तमाम टेलीविजन चैनल्स बैक वक्त ले आएंगे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और ये हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक साहब उठे और उन्होंने कोई कान में उनके बात कही, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ये सिक्योरिटी का हो जाएगा, ये फलां हो जाएगा। तो वहाँ बैठे हुए राना जवाद साहब भी थे, बाकी लोग थे, तो सब ने टेक्निकली उनको ब्रीफ किया कि आप अपने लिंक से बहुत महफूज तरीके से दूसरे लिंक सब बना के दे सकते हैं। वहाँ वो फंस गए और उन्होंने कहा जी मैं इस पे ऊपर आपको एक दोबारा ब्रीफिंग दूंगा। वो ब्रीफिंग आज तक नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जो RTS के ऊपर इल्ज़ामात लगे, वो मुझे लगता है कि वो उस ब्रीफिंग में जो उनको रोका गया कि लिंक नहीं देना, तो वो लिंक तो बैठ गया, हमें भी नहीं मिला और वो मिला भी किसी को नहीं। अच्छा, अब आ जाए आप, मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह चुका है कि जब तक हम मुतमईन नहीं होंगे हम इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम बड़े खुले जहन के साथ, राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा, हर बात को गवर्नमेंट की भी सुनेंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ भी सुनेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के काम में जहां रुकावट आएगी और हम समझेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन को हटाकर काम करने का मंसूबा है, वो हम नहीं मानेंगे। जैसे उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में सीरियल नंबर से लेके और हर चीज पे पूरा जोर, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशंस में भी आया और बात भी हुई और वो नहीं माने और उन्होंने उसको सीक्रेट बैलेट जो आइन की शिक के तहत था वही कराया। अब भी उन्होंने, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने बाबर अवान को जीरो किया है और वो आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने गारंटी दी है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और बदले में ये गारंटी लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनको भी जी ना तो ई वोटिंग एतराज होगा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है और ना मशीनों पर होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू ये कि आप मुजाहिरा करें उसका पब्लिकली, लोगों को इत्मीनान मिले और हमें ये यकीन हो जाए कि इसके अंदर कोई हैकी फैकी नहीं होगी, क्योंकि उनका काम है वोट को संभालना। आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे और तमाम इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांगे थे। 2 मेंबर उनमें से रिटायर होकर चले गए, 2 के लिए जब जो मुशावरत का वक्त था वो भी नहीं किया और अब ऐलान हुआ है कि हम खत लिखेंगे, वो मेंबर रिटायर होकर चले गए। इलेक्शन कमीशन तो खैर 2 रुकनी भी हो तो काम करता रहता है, उसका कोरम 2 का है। अब आप आ जाए कि जी हुकूमत ने जो बैठे बिठाए किया, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले दिन हुकूमत से कहा था, हमें वजारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ये जुलाई के आखिर में मशीन तैयार होगी और आप ऑर्डिनेंस भी पहले से ले आए हैं, हम कैसे मान जाएं। और वही हुआ,
पूरा जोर लगाने के बावजूद जुलाई से पहले ये डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं दे सके। अब अगस्त में आ रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कुछ सदर पाकिस्तान से अपना माशाल्लाह ट्विटर तो हैंडल नहीं होता, वो आ रहे हैं जनाब उसको हैंडल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी एक अजीब मजाक है कि देखिए जी उसका IT से कोई ताल्लुक नहीं होगा, फलां से नहीं होगा, सिर्फ वो टक टक करके, जैसे वो तस्बीह होती है ना हाथ में, लोग आजकल वो दानों की बजाय वो करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो जब बच्चे के हाथ में लगती है तो वो 1000 का लाख हो जाता है कि नहीं, 20 का 25,000 हो जाता है कि नहीं, वो टक टक करके बटन चेंज हो जाते हैं। जब आप कह रहे हैं लिंक भी नहीं है लेकिन वो मैनुअल होगा, तो उस ट्रस्ट को आप कहां से पूरा करेंगे कि ये बटन दबा के पूरे नहीं कर दिए जाएंगे। और फिर जो फड्डा पड़ेगा कि नीचे वाले वोट तो हमेशा से पूरे होते रहे हैं, पहले भी मिल गए हैं, और आपने पोलिंग एजेंट से जब कैमरे छीन लिए थे कि आप नहीं ला सकते, और शहबाज शरीफ ने बीइंग चीफ मिनिस्टर भी और फिर बाद में PMLN के लीडर की हैसियत से खत भी लिखा था कि जनाब आप पोलिंग एजेंट से मोबाइल कैमरे, क्योंकि आपको पता है पोलिंग एजेंट बेसिकली जो इलेक्शन का उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट का नुमाइंदा होता है, वही उम्मीदवार होता है अपने पोलिंग स्टेशन पे। आपने उनको बेदस्तों पा किया, क्योंकि जब आप शफाफियत चाह रहे हैं तो जो सवालात, मैं वो बात कर रहा हूं जो सवालात उठ चुके हैं माजी में RTS के साथ। बिल्कुल सही राना साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की, तमाम तर चीज़ों की, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से इस वक्त यकीनन ये एक जो मामला है खासा अजीब है, जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोसीड कर रही है इस सारे मामले पर, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। तो ये बजाय इसके कि शफाफियत आए, ये और सवालिया निशान ना कहीं सारे मामले पर खड़े हो जाएं और फिर इसका इस्तेमाल एक आम आदमी को आना सिखाना, ये तमाम तर चीज़ें भी बड़ा मसला है। अभी जो बड़े देसी अंदाज में, शायद 100 साल पुराने अंदाज में वोट कास्ट होता है, उसमें भी कितना वोट ज़ाया हो जाता है। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा, नहीं होगा, ये भी तमाम तर चीज़ें देखने की हैं। ब्रेक से वापस आकर हम ज़रा कुछ नवाज शरीफ साहब के मामले पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बेग साहब, नवाज शरीफ साहब का मामला मुख्तलिफ, उस पर कानूनी राय भी है, तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब क्या मुस्तकबिल बनेगा नवाज शरीफ साहब का? ये कहा जा रहा है कि वो सियासी पनाह नहीं लेंगे, किसी और मुल्क चले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब ने फैसला तो अपने मुस्तकबिल का खुद ही करना है, या उनकी लीगल टीम ने करना है कि वो क्या ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं लीगली। और ये जो उनकी अपील है जिसका उन्होंने कहा कि हम दाखिल करेंगे अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा, तो उसमें भी बड़ा टाइम कंज्यूम होता है, और उसके साथ नेचुरली लीगल जो उनके लॉयर्स हैं वो कितना टाइम कर सकते हैं उनका यूके में स्टे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने अपने मुल्क को, पाकिस्तान में आके अपनी जमात को लीड करना है अगले इलेक्शंस के लिए, और जो हमारी पॉलिटिक्स है यहाँ पे, तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए। और ये देखें, ये जेल और ये जो है, ये तो पॉलिटिशियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनको अपनी सिक्योरिटी खदशात का इजहार है कि जी सेहत का मसला है या इलाज का मसला है, उस पर भी मैं कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस मूड में है कि सारी अपोजिशन को बिल्कुल ही कुचल दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अकेले ही रह जाएं और कोई उनको चैलेंज करने वाला ना हो। इसके साथ साथ कोई बैकडोर कुव्वतें भी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इस वक्त नून का जो बयानिया है उसको जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी है, और उसके ऊपर भी वो थोड़े से रिजर्वेशंस हैं कि इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो मेरे जहन में तो यही है कि वो जो डिसाइड जो करते हैं नवाज शरीफ साहब के मुझे किसी और मुल्क जाना है या यहीं रहना है, या पॉलिटिकल असाइलम उनको मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो एकदम उनको मिल जाएगा। और उसमें यही होता है कि जब भी आप दिल करे तो आप वो असाइलम छोड़ के पाकिस्तान या अपने मुल्क वापस जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो गुजरांवाला में FIR कटी थी जिसमें गद्दारी थी, वो एक FIR ही उनके लिए काफ़ी है जिसमें सजाए मौत होती है अगर वो कन्विक्ट हो। तो उनके पास तो बहुत जवाज़ है पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए,
ये तो उनकी चॉइस ही है, ये उनके वकला की चॉइस होगी, वो किस कोर्स पे जाते हैं और क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जिस तरीके से उनको लाने में और उनको जेल में डालने में और जिस उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो उस दिन से शुरू हुए हुए, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है उसकी वीजा एक्सटेंशन रिफ्यूजल का। उसके बाद भी बहुत सारी आप जो वो इस्तेमाल करेंगे मेरे ख्याल में। तो असलान मेरी तो राय यही है कि उनको आना चाहिए और अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। अगर वो इस वक्त यहाँ पे होते पाकिस्तान में, चाहे वो जेल में ही होते, तो गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ मूली बहुत ही टफ टाइम दे सकती थी। आने वाले दिनों का तो अल्लाह ही जानता है हाल, लेकिन मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। राइटली सेड। राना साहब, आपकी क्या राय है? और आना तो चाहिए, लेकिन आया वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या समझते हैं आप? इस वक्त क्या बातें चल रही? देखिए, मियां नवाज शरीफ जब बाहर गए हैं, और उससे पहले वीडियो स्कैंडल जज साहब का आ चुका हुआ था, और सबको तवक्को थी कि उस केस में वो केस रिमांड हो जाएगा, और उसी में मियां साहब की जमानत मनसूख हो रही थी ना, उसी में जमानत थी। बाकी तो पहले दोनों केसेस में हो चुकी हुई थी, एक केस में वो बरी थे। अगर वो केस रिमांड हो जाता तो ना जमानत मनसूखी की बात होती और ना ये सारी कहानी बनती जो अब हो रही है। ठीक है जी। फिर वो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई, मैनेज किया, आखिर कोई तो था बंदा, और वो फिर गारंटर जो भी लोग थे, फिर वो बीच में पूरी नहीं हुई बात, ना मरियम गई, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फील हुआ कि उनके साथ हाथ हो गया है, और वो मुसलसल उस फीलिंग को फील कराई जा रहे हैं पूरी कौम को, और सबसे पूछी जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के वोट कोई कम तो नहीं हुए। अगर आप चेक कर लें, जो आज़ाद कश्मीर का हालिया इलेक्शन हुआ, मरियम नवाज ने जिसे लीड किया है, एक पॉलिटिकल आदमी है जिसकी अपनी पार्टी मौजूद है, इंटैक्ट है, और उसका वोट बैंक भी बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हो रहा। तो उसके आने जाने से जो उसकी फॉलोइंग है ना, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे पता है कि 2-3 सेंट्रल एशियन स्टेट से भी उनको ऑफर थी कि अगर वो चाहें तो वो उनको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जब वो वहां जाएंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सऊदी अरब स्टाइल ही है कि वहां से फिर आप पॉलिटिकली तो कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर सकते ओपनली। तो उनको शूट तो सिर्फ बरतानिया करता है, और बेग साहब ने भी सारी दुनिया में रहे हैं, बेग साहब जानते हैं सिस्टम को कि 1 साल तो मामूली बात है ना, कि सिर्फ अगर रिजेक्ट होती रहे और वो अपीलें करते जाएं तो इसमें गुजर जाना है। जबकि उनका केस बड़ा क्लियर है कि वो एक्सटेंशन उनके वीजे की हो जानी है, एक नहीं तो दूसरी अपील पे हो जाएगी। उनको जल्दी भी नहीं है इस सेंस में। वो पहले भी जब सजा हुई थी तो इलेक्शन से पहले वो आ ही गए थे, उनको रोकने की बड़ी कोशिश हुई थी। मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकली देखेंगे हालात को कि इलेक्शन कब होते हैं और किन हालात में हो रहे होते हैं, फिर वो कोई फैसला करेंगे, और उस वक्त तक वो यूके में रहना ही पसंद करेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बेग साहब, ज़रा अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा, ये ओन चौधरी साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया, और फिर जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप, और इससे पहले जो चौहान साहब हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो पहले बात कही कि हुकूमत अपोजिशन को कुचल देना चाहती है, ये तो अपने साथियों को भी अगर वो जुर्रत करेंगे थोड़ा सा इधर उधर होने की, तो किसी को भी, ये तो सबको कुचलना चाहते हैं क्रॉस द बोर्ड। अवाम तो कुचली जा चुकी है ऑलरेडी महंगाई और बाकी मामलात से। असलान बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब के जहन में या उनके जो एडवाइजर्स हैं इस वक्त, उन्होंने ये डाल दिया हुआ है कि कोई भी शख्स अपोनेंट या कोई के पास जो उनकी मुखालफत में उसको कुचल दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए। ओन चौधरी साहब ने तरीके इंसाफ में बहुत खिदमत अंजाम दी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े सिंसियरली पीटीआई के साथ थे, खान साहब के साथ थे। खान साहब को बहुत एज ए पर्सनल लेवल पे सपोर्ट किया, साथ रहे। जिस तरीके से उनको हल्फ वाले दिन सुबह हल्फ था और वो रूटीन में ही जिस तरीके से जा रहे थे बनी गाला में, उनको गेट पे रोक दिया गया, और किसी के कहने पे कि इसका जो है कदम वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना पड़े, और उनको फारग कर दिया गया इतनी बेरुखी से कि कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है अपने किसी साथी को जो इतना मुखलिस हो। फिर अभी जो उन्होंने रिजाइन किया जहांगीर तरीन ग्रुप, और जो रिजाइन आपने भी देखा मीडिया में, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी जरूरत का मुजाहरा किया। आम लोग इस तरह की बातें नहीं लिखते, लाइन बिटवीन करके उसको छोड़ देते।
लेकिन उन्होंने कैटेगरी लिखा और मैं समझता हूँ कि खान साहब के जहन में है कि मैंने जहांगीर तरीन और उसके जितने भी हमायती और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैंने बारी बारी उन सबको एक टास्क पे रखना है और उनको एक सबक सिखाना है। क्योंकि खान साहब के जहन में शायद ये आ गया कि मेरे खिलाफ कोई बंदा कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन ये एक अल्लाह का कानून है। आप सारे लोगों को जेलों में डाल दें अपोजिशन को, लेकिन फिर भी कोई ना कोई निकल तो जरूर आएगा। तो बिल्कुल सही। मैं जरा राना साहब की भी राय ले लूं। एक साहब पॉइंट आ गया। राना साहब, आप कैसे देखते हैं, गो कि जो सरकार में होता है, हुकूमत में होता है, बड़ा ताकतवर होता है, वो ताकतवर हैं इस वक्त इमरान खान साहब, यकीनन मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन क्या इतना आसान है जहांगीर तरीन साहब के मसल को भी चैलेंज करना, और अगर वो भी सामने आ जाएं और करना चाहें तो क्या बहुत कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, बड़े मसाइल होते हैं कि करने को तो उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया कि वो अपने तय क्या कुछ कर सकते हैं कि 40 के करीब अरकान पार्लियामेंट वो उन्होंने शो किए। एक आधे की FIA में कहते हैं सारी रात खड़े रहे तो उनकी सारी वो सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया और गुफ्तगू हो गई, बाकियों को भी चेंज करने की बात हो रही है। होते हैं, अपडेट हो जाता है, सिस्टम है, नया नई जदीद टेक्नोलॉजी है और लोग सीधे हो जाते हैं। और ज़ाहिर हुकूमतें चाहती हैं कि उन्हीं की बात सच समझी जाए और ठीक समझी जाए और उसमें कोई क्वेश्चन। और अब यहाँ पे मसाइल ये हैं कि हर तरफ से PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और वो चाहे जहांगीर तरीन से हो, वो KP में महमूद खान के खिलाफ हो, वो वज़ीर आला बुज़दार के खिलाफ जहांगीर तरीन से पहले भी आवाज़ें उठी और उनको फिर उन आवाज़ों को कस के बल गिरा के और तसल्ली कर दी गई उनकी कि कोई चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार होगा तो फिर उसे केस का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि अभी तक उनकी सब कुछ के बावजूद, देखिए ना, अब बिजली महंगी करने की फिर तैयारियां शुरू हैं। IMF की शराइत पे कहते थे नहीं मानेंगे, सब मानेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कह के भी अभी फिर नेपरा में आज ही हेयरिंग हुई है कि वहाँ सब्सिडी को ख़त्म कर रहे हैं। और चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये अगला मरहला फ़ौरन आने वाला है कि जब आप टैरिफ को, यानी बिजली के बुनियादी रेट को जब आप कहते हैं ना 2 रुपए बढ़ाएंगे, तो समझे कि वो 4 रुपए बढ़ जाता है कि उसके ऊपर टैक्सेस और लेवीज और पता नहीं क्या क्या 4-5 टैक्स हैं। वो ऑयल देखें 200 से 150 लीटर पर किलो पर लीटर बढ़ गया हुआ है। आम आदमी की कौन सी चीज़ है खाने की, ये आप छोड़ दें जो इंपोर्टेड चीज़ें खाते हैं या अच्छे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, ये बिल्कुल ज़मीन पे आए हुए बंदे की कहानी है कि उसको चीनी भी चाहिए, उसे बिजली का एक पंखा भी चाहिए, उसको मतलब पत्ती भी चाहिए है, घी भी चाहिए। उसकी कौन सी जिंदगी की चीज़ है जो सस्ती रह गई है, रुक गई है? आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी हमने वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम से गरीबों को देंगे। हमारे यहाँ तो बड़ा ये है कि जब आप किसी को वजीफे पे लगा देते हैं, आप देख लें हमारी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तानी दुनिया भर की वेलफेयर स्टेट्स में रह रहे हैं, वो कहते हैं सारा दिन मलका को गाली देते हैं और जुमेरात को मलका के पैसे मांगने के लिए डाकाने के सामने खड़े होते हैं। मतलब ये वो लोग हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह देंगे तो ये खैरात पे तो लग जाएंगे, लेकिन करते अपने दाव पे ही हैं। ये नहीं हो सकते। आपको स्किल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जहां लंगर चंगर आपने चलाए हैं, कुछ रोटी छोटी दें, लेकिन जो आपका बुनियादी मकसद था कि आप उनको स्किल्स देंगे, कोई रोजगार की तरफ लेके आएंगे, आप खुदारा उस तरफ आए और अपनी पॉलिसियों को सिर्फ एहतसाब के नाम पे इंतकाम की बजाय ऐसा शफाफियत का लाएं। अभी आपके पास तकरीबन 2 साल ही बाकी हैं, आखिरी साल आपका इलेक्शन। राना साहब, आपका पॉइंट आ गया, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों मौजूद मेहमानों का, मोहसिन बेग साहब, आमिर इलियास राना साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के।